लोग स्टार्ट कर रहे हैं बुक 3, ठीक है। बुक 3 आपकी टोटल 20 मार्क्स की है, बट ये हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 20 मार्क्स की है। जो हमारा प्रैक्टिकल है, जो आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाई है अभी, उसका आगे एनालिसिस एंड ऑल एवरीथिंग वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो मान के चलो आपका ये बुक ऑटोमेटिकली 30-40 नंबर की हो जाती है। तो ये बुक इम्पॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बुक में आपके जो मेजर चैप्टर्स हैं, जो बड़े चैप्टर्स हैं, वो 2 हैं, रेशियो एनालिसिस अकाउंटिंग रेशियोज़ वाला और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बाकी और जो चैप्टर्स हैं 3 चैप्टर्स, वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं दैट डू नॉट रिक्वायर सो मच ऑफ टाइम। ये 2 चैप्टर्स ही हैं जो आपके टाइम लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है रेशियो एनालिसिस। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज़। रेशियोज़ क्या होती हैं? रेशियोज़ होती हैं रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। हमने पार्टनरशिप भी किया है, तो पार्टनरशिप में भी हमने रेशियोज़ का क्या मतलब किया कि पार्टनरशिप में क्या है रेशियोज़। रेशियोज़ हैं जहाँ पे हम 2 पार्टनर्स के बीच में रिलेशन या 3 पार्टनर्स के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब भी आप रेशियो एंड प्रपोर्शन की बात करते हैं तो हमेशा हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स की ही बात कर रहे हैं। तो 4 तरह की रेशियोज़ हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज़। इन्हें हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी वर्ड का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंसी वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या वो पैसे दे सकता है? हाँ, डेप्ट पेइंग कैपेसिटी। सॉल्वेंसी मीन्स डेप्ट पेइंग कैपेसिटी, ठीक है। डेप्ट पेइंग कैपेसिटी इज योर सॉल्वेंसी। तो जब हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम लेस देन 1 ईयर की बात कर रहे हैं, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज है, लिक्विडिटी रेशियोज हैं। दिस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन x:1 या x.1:1। कहने का मतलब ये है कि ये रेशियो हमेशा 1:1 में आती है। सॉल्वेंसी रेशियोज भी हमेशा इसी में आती हैं, x.1:1। मतलब आपको 1:1 में ही एक्सप्रेस करना है। अगर ये आपका 3/2 है, आंसर आ रहा है, तो 3/2 में आप नहीं छोड़ोगे, आपका आधा नंबर कट जाएगा। इवन 3/2 का मतलब हो गया 1.5। MCQs में भी अगर आपको एक ऑप्शन दिए 3/2 और एक ऑप्शन दिए 1.5, तो यू ऑलवेज टेक 1.5 एज एन ऑप्शन। आंसर दोनों सही हैं, तो आप उस पर बहस नहीं कर सकते कि 3/2 भी तो सही है। नहीं, 1.5:1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो आपकी 4/5 है, तो 4/5 इज नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज 0.8:1। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जो रेशियोज में से 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, तो उसमें अगर आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया एंड में, तो आधा नंबर ज़रूर कटेगा। अब अगर आधा नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं रखते हो तो मत करना। तो हाईएस्ट 1 ही होना चाहिए क्या? रेशियो में जो भी दूसरा हाँ, वो 1 ही हो सकता है, उसको 1 ही रखना है हमें। जो भी हमें उसका कंपोनेंट है, दूसरा रिलेशन, क्योंकि हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी है ना आगे चल के। आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर पाओगे। अगर हमको 3/2 एंड 4/5 को कंपेयर करना हो तो ये इट इज़ डिफ़िकल्ट। हाँ, मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट जब आप मैनेजमेंट को, दिस इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमारी बुक 3 है, इस बुक का नाम क्या है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके जो टॉप मैनेजमेंट लेवल होता है उससे रिलेट करता है। जो हमारी मैनेजमेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसमें जो टॉप मैनेजमेंट है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्रिपेयर्स ऑल दिस रेशियो, एनालाइज दीज रेशियोज एंड सबमिट रिपोर्ट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, ताकि वो डिसीजन मेकिंग ले सके, फ्यूचर पॉलिसीज़ बना सके। तो उनको एट ए ग्लांस चाहिए सब कुछ। एट ए ग्लांस चाहिए मतलब अच्छा 0.8, 1.5 एकदम से नज़र आ रहा है कि वो इंक्रीज़ हो गई। ऐसा नहीं है कि उनको इसे कन्वर्ट करना नहीं आता, बट वो मैनेजर है, वो टॉप लेवल मैनेजर है, वो क्यों कन्वर्ट करेंगे?
उनके सामने तो रिजल्ट होने चाहिए। दूसरा एक ये भी बेनिफिट होता है कि जब आप इनको ग्राफ के फॉर्म में, बार डायग्राम्स की फॉर्म में आप डालते हो, लाइन ग्राफ्स की फॉर्म में आप डालते हो, तो 1:1 करने से इट इज़ ईजी टू कन्वर्ट दीज फिगर्स इन डायग्राम। आप 3/2 या 4/5 का डायग्राम नहीं बना पाओगे, ठीक है। बार डायग्राम्स नहीं बना सकते, लाइन डायग्राम्स नहीं बना सकते, कुछ नहीं बना सकते। तो उस वजह से भी हमें इनको 1:1 में डालना है। तो ये हमारी रेशोज़ की फॉर्म में आ रही है। एक्टिविटी रेशोज़ हमेशा हमारी टाइम्स की फॉर्म में आती हैं, टाइम्स, जैसे कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2.1 टाइम्स, 5.2 टाइम्स, 6.9 टाइम्स, व्हाट्सोएवर हमेशा टाइम्स की फॉर्म में आएंगी, ठीक है। इंटीजर वैल्यू है ये, एक सिंपल एक वैल्यू है, इसे हम टर्नओवर रेशोज़ भी कहते हैं। टर्नओवर रेशोज़ का मतलब क्या हुआ? टर्नओवर मतलब सेल्स। इसके जितने भी फॉर्मूले होंगे ऑलमोस्ट वो सब सेल्स के बेसिस पर होंगे, इसीलिए दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन अगर आपको पूरी अकाउंटिंग की नॉलेज अच्छे से है, आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं आपके, तो आपके लिए फॉर्मूले लर्न करने बहुत आसान है, क्योंकि उन्हीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, या आपने जो बुक 1 में गुडविल का चैप्टर किया है वहीं से ये फॉर्मूले डराइव हो रहे हैं। तो थोड़ी सी बस कॉमन सेंस लगानी है जो आपको हम बता देंगे। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होती हैं? ये परसेंटेज में आती हैं हमेशा, ये हमेशा परसेंटेज में आती हैं, ठीक है। तो परसेंटेज जैसे कि 2%, 10%, 20%, 80%, 80.5%, 70.9% परसेंटेज में आती हैं। तो ये जो 2 रेशियोज हैं, दीज आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन बैलेंस शीट। These are completely based on बैलेंस शीट, जबकि एक्टिविटी रेशियोज जो हैं ये आपकी बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी आपकी बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट दोनों पर ही बेस्ड हैं। बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। अब इंडिविजुअल रेशियोज को जब हम करते हैं ना, तो ऐसा आ जाता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट बेस्ड ऑन बैलेंस शीट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट बेस्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ इनकम। तो जितनी भी हमारे फॉर्मूलाज हैं, आपको अगर वो पता है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा चार्ट है जो हमें एक एक करके अब रेशियोज़ करनी है, और ये सब इंटर रिलेटेड है। हम 1 बाय 1 रेशियोज़ करेंगे, ये नोट डाउन कर लो जो भी बचा हुआ है, फिर हम आगे करते हैं। अब फर्स्ट हमारे पास रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब हुआ करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल, और बताओ, करंट इन्वेस्टमेंट्स और प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितने तरह की होती हैं? यूज टूल्स, वो इसका याद है, 3 तरह की, कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, यूज टूल्स, अरे है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस,
और फिनिश्ड गुड्स। लूज टूल्स भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं। इन्वेंटरी में नहीं आता वो? लूज टूल्स हमारे वो करंट एसेट्स होते हैं जो बैलेंस शीट बनाते समय इन्वेंट्री में आते हैं, लेकिन जब हम रेशोज़ निकालते हैं तो लूज टूल्स को इग्नोर करते हैं, इनको हम करंट एसेट्स में नहीं लेते हैं। ठीक है, समझे? तो ये सारे हमारे करंट एसेट्स हैं। अब करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, हाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग से मुझे याद आया, यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, अगर लोन्स एंड एडवांसेस हैं तो वो असेट्स हैं, लेकिन अगर बोरोइंग्स हैं तो वो यहाँ आएंगे। ट्रेड पेबल्स में फिर वही क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और नेक्स्ट क्या बोला? एडवांस इनकम, एडवांस इनकम और बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये सब हमारे पास करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं। ये जो दो रेशोज़ है ना, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो, जब हम ये दो रेशोज़ कर लेते हैं ना तो हमारी आगे की बहुत सारे रेशोज़ का हमें बेस मिल जाता है। अब जो हमारी आइडियल करंट रेशो है, आइडियल करंट रेशो इज 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंपनी की 2:1 की रेशो है तो वो अच्छी मानी जाएगी, मतलब करंट एसेट शुड बी ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटीज। व्हाट इफ करंट रेशो इज मोर देन 2:1? अगर 2:1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे करंट एसेट्स ट्वाइस द लायबिलिटीज नाउ के ज़्यादा हैं। तो क्या क्या उसके इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं? उसका इम्प्लीकेशन आ सकता है आइडियल कैश, या तो हमने कैश को फालतू में रखा हुआ है अपने पास, तो यानी कि हमने कैश को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया हुआ, या फिर ओवर स्टॉकिंग, आपने अननेसेसरी स्टॉकिंग रखी हुई है, इतना स्टॉक रखा हुआ है जितने की ज़रूरत नहीं है, और या फिर लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। आपकी क्रेडिट पॉलिसी इतनी लिबरल है, उस क्रेडिट पॉलिसी में इतना लिबरल है कि उस लिबरल होने की वजह से आपके बहुत सारे डेटर्स हैं या आपने बीआर बहुत इशू किए हुए हैं, तो देयर मे बी एनी केस। तो इम्प्लीकेशंस अगर पूछी जाती हैं कि व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन फॉर हाई करंट रेशो, तो हम ये बोलेंगे व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ लो करंट रेशो, मतलब आपने अपने पास सफिशिएंट कैश नहीं रखा हुआ, आपने सफिशिएंट इन्वेंट्री मेंटेन नहीं की हुई, आपकी क्रेडिट पॉलिसी बहुत स्ट्रिंजेंट है, स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल रिवर्स हो गया। ठीक है, अगर हमारी करंट रेशो लो है तो मतलब हमने कैश सफिशिएंट नहीं रखा हुआ, हमने स्टॉक प्रॉपर नहीं, हमारा स्टॉक मैनेजमेंट पुअर है, या हमारी क्रेडिट पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट है, समझे? तो ये हमारा इम्प्लीकेशन होता है इफ़ करंट रेशो इज़ मोर देन 2:1 एंड करंट रेशो इज़ लेस देन 2:1, क्योंकि आपको एनालिसिस इंटरप्रिटेशंस करने को आ जाते हैं। और वाइवा में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके प्रोजेक्ट में अगर आपके करंट रेशो ज़्यादा या कम है तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा तो व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ इट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ एवरी रेशो, हर रेशो में। तो ये रेशो 2:1 इज़ द आइडियल रेशो। ठीक है, समझ में आई ये बात? नोट डाउन हो गया सारा?
ना ना आंटी इन्वेंट्री में फर्नीचर मशीनरी सब कुछ नहीं, फर्नीचर मशीनरी तो असेट्स हैं बेटा। नहीं, क्योंकि वाइवा में पूछा था मैंने। इन्वेंट्री में फर्नीचर मशीनरी नहीं आता। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो तब भी फर्नीचर वाली टर्म कभी भी यूटिलाइज नहीं होगी। अगर गुड्स गुड्स है, फर्नीचर आपकी गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। नहीं, बट लिखा कि गुड्स परचेज, तो क्या वो इन्वेंट्री में जाएगा या नहीं? हाँ, वो तो इन्वेंट्री है, गुड्स इन्वेंट्री है। गुड्स इन्वेंट्री है। ना ये लूज टूल्स इग्नोर का मतलब क्या होता है? लूज टूल्स होते हैं बेटा छोटे मोटे जो पेज। तो ये लूज टूल्स ना वैसे तो हम इन्वेंट्री में शो कर देते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब लूज टूल्स आपने खरीद लिए तो उसके बाद उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम उसको कहीं रेशियो एनालिसिस में कहीं इंक्लूड नहीं करते। इन सब की तो वैल्यू है ना, मटेरियल बच गया, वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है, इन सब की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, बट लूज टूल्स की कोई वैल्यू नहीं होती। वो सीआर हाई था, वो 32 मैम एक बार वो समझा दो। क्या क्या समझा दूं बेटा? मैम इफ सीआर इज मोर देन 2:1 हाँ, वाला। देखो अगर करंट रेशियो मोर देन 2:1 है तो हमारे देखो करंट एसेट्स के जो कंपोनेंट्स है ना, उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरीज में ही आ रहे हैं। या तो हमारे पास बहुत आइडियल कैश पड़ा है, इन हैंड है या बैंक में है, या हमने अननेसेसरी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। तो इन ब्रॉडर सेंस वी कैन से दैट अगर हमारी रेशियो 2:1 से ज़्यादा है तो हमारा कैश आइडियल पड़ा है, खाली पड़ा है, ठीक है ना, नॉट यूटिलाइजिंग, नो प्रॉपर, या हम इसको कह सकते हैं पुअर कैश मैनेजमेंट। फिर हमारा स्टॉक बहुत ज़्यादा है, हमारा स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है, स्टॉक एक्यूमुलेशन, हमने अननेसेसरी बहुत स्टॉक अपने पास रखा हुआ है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या हमने बहुत ही क्रेडिट पॉलिसी को लिबरल रखा हुआ है, आसान रखा हुआ है, हम बहुत आराम से अपने डेटर्स को कहते हैं आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ये आपने क्या लिखा है FCR मोर देन 2:1 में नीचे? आइडियल कैश, ओवर स्टॉकिंग, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। आइडियल लिखा है? हाँ, खाली, IDLE वाला आइडियल मतलब खाली, और ये वाला आइडियल मतलब आदर्श। समझ रहे हो दोनों आइडियल का डिफरेंस? Yes, sir. अगर इफ CR इज लेस देन 2:1 तो इसका मतलब है कैश क्रंच होने के चांसेस हैं। कैश क्रंच मतलब आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है कि आपके पास कैश नहीं है। लो या पुअर इन्वेंट्री होल्डिंग, आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग बहुत पुअर है, या फिर आपका स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रेशियो इज लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो के बड़े सारे नाम हैं। लिक्विड रेशो को क्विक रेशो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। तो लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, वन एंड सेम थिंग। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स, या हम कह सकते हैं लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स तो वो होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट मच एफर्ट्स। मीन्स हमारे लिक्विड एसेट्स आर, जो भी हमारे करंट एसेट्स हैं
उसमें से 2 आइटम माइनस कर दो, करंट एसेट्स में से 2 आइटम माइनस कर दो। कौन से? प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये 2 आइटम माइनस करोगे तो आपको लिक्विड एसेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आइडियल रेशो इज 1:1, मतलब आइडियली करंट एसेट्स क्विक एसेट्स शुड बी इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आइडियली इक्वल होने चाहिए। गॉट इट? तो ये हमारी आइडियल रेशो है। अब ये जो 2 रेशोज़ हैं, इन 2 रेशोज़ को करने के लिए हमें और बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जिनको समझना पड़ेगा। जैसे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है? अब 2 सवाल हैं। What do you mean by working capital? How will you determine working capital? क्या ये 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं या सेम है? पहले तो ये बताओ। I repeat, what do you mean by working capital? And how will you determine working capital? The first question is, what do you mean by working capital? What is the answer? वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो डे टू डे एक्टिविटीज में यूज होता है। मशीन, प्लांट एंड मशीनरी। डे टू डे में मशीन भी अच्छा नहीं, सॉरी आप प्लीज ना करें, मैं यूज Working capital is the capital which is required for day-to-day operational expenses of any firm. ठीक है, अब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती ऐसे कि हम ये कहें कि इसको 10,000 चाहिए, इसको 20 चाहिए, इसको 30 चाहिए, इसको लाख चाहिए, इसको करोड़ चाहिए। नो, दिस इज नॉट अ राइट नंबर कि हम ये कहें कि दिस इज द राइट नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल। दैट्स वाई वी नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड द फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन इज current assets minus current liabilities। ठीक है, ये फॉर्मूला है। क्लियर हुआ? अब जब हम रेशियोज के क्वेश्चन करते हैं तो अभी तो हमने सिर्फ थोड़े से फॉर्मूले किए हैं। समस्या ये आती है कि इतने सारे फॉर्मूले हम लर्न कैसे करेंगे। तो एक तो लॉजिक्स और दूसरा एवरी टाइम तुम 20 क्वेश्चन कर रहे हो, 30 कर रहे हो, 40 कर रहे हो, 50 कर रहे हो, एवरी टाइम यू हैव टू राइट फॉर्मूला। अब हर बार हम इतनी बड़ी बड़ी फॉर्म्स में लिखना भी प्रैक्टिस के समय नहीं पॉसिबल होता, तो आप उस टाइम पे शॉर्ट फॉर्म्स में लिख लो, बट मेक इट श्योर कि कोई भी टेस्ट देते हो, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, अभी तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस करने ना, एग्ज़ाम में तो एक ही आएगा ना, तो उस समय आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है, उस समय बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी। ठीक है, जैसे अब एक और रिलेशन होता है, तुमने गुडविल के समय किया होगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की 2 अप्रोचेज हैं, असेट अप्रोच एंड लायबिलिटीज अप्रोच। असेट अप्रोच में हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट्स। ये गुडविल वाला ही है। हाँ, बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज में चेंज आ जाता है। फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और लायबिलिटीज अप्रोच में शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल असेट अप्रोच हो गया। लायबिलिटी अप्रोच में शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड की जब हम बात करते हैं तो शेयर होल्डर्स फंड मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है,
इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमारे शेयर होल्डर्स फंड के कंपोनेंट्स हैं। जब हम लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की बात करते हैं तो इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, तो ये दोनों आ जाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डिबेंचर्स, नॉन करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, बोरोइंग्स, ये सब आ जाता है। अब बात ये आती है कि चाहे असेट अप्रोच हो चाहे लायबिलिटी अप्रोच हो, दोनों अप्रोचेस में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स and fictitious assets are not included। मतलब हमें माइनस करना है, अगर असेट्स ले रहे हैं तो असेट्स में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस असेट्स को इंक्लूड ही मत करो, ठीक है। और अगर हम लायबिलिटी अप्रोच ले रहे हैं तो इसमें जो वैल्यू आएगी उसमें से इनको माइनस कर दो। तो हमें इन दोनों को कभी भी ऐड नहीं करना, ठीक है, इनको एक्सक्लूड रखना है। तो अब इसको जरा हम फॉर्मूले को इस फॉर्म में लाते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। ये आ रहा है ना फॉर्मूला निकल के। अब इनको इक्वेट कर सकते हैं हम, फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, यानी कि फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। इन दोनों को मिला दें तो टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसको इधर ले जाएं, कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ पोजीशन चेंज करती जा रही हूँ। पहले मैंने पोजीशन क्या चेंज की, कैपिटल एम्प्लॉयड के दोनों फार्मूलाज को इक्वेट कर दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, वर्किंग कैपिटल को ब्रेक कर दिया, फिर फिक्स असेट्स और करंट असेट्स को ज्वाइन कर दिया, फिर करंट लायबिलिटीज को इधर ले गए। क्या टोटल असेट्स, टोटल असेट्स हो गए। अब ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, फिर करंट लायबिलिटीज हमारी शॉर्ट टर्म डेब्ट्स हैं, तो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स मिलाकर हो गए टोटल डेब्ट्स। तो अब हमारे इससे फॉर्मूला निकल गए, शेयर होल्डर्स फंड इज टोटल असेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स, टोटल डेब्ट्स इज टोटल असेट्स माइनस शेयर होल्डर्स फंड। या हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए या हमें करंट असेट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, इन्हीं को ऊपर नीचे करके आ जाएंगे। आपको सिर्फ ये रिलेशनशिप्स पता होने चाहिए। और इसी के लिए मैंने कहा, जैसे मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, अब अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ना लिख के पूरा ब्रॉडर वे में लिखती तो तुम्हारे लिए वो समझना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो इतना स्प्रेड हो जाता है कि तुम एकदम से उसको आई कैचिंग में नहीं ले पाते। इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा कि तुम्हें फॉर्मूला लर्न हो जाए। तो आप अपनी मेमोरी के लिए जब भी फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करेंगे तो शॉर्ट में लिख सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में आपको फुल ही लिखना है। जैसे कि यहाँ से हमारा एक और रिलेशन निकल आता है कि करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस बहुत कम क्वेश्चंस में दिया होता है, इज इक्वल टू क्विक असेट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इस वाले फॉर्मूला की, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्विक असेट्स। समझ में आया? तो अब अगर तुमको ये सारे फॉर्मूलेस क्लियर हो जाएंगे तो तुम्हारी आगे की रेशोज़ भी बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूला पे सारी आगे की रेशोज़ बेस्ड हैं। पूरी सॉल्वेंसी रेशो, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ टोटली आर बेस्ड ऑन ऑल दीज फॉर्मूलाज, कुछ नया नहीं है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। इलिस्ट्रेशन 33, वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज 6 लाख। हमेशा करने का तरीका क्या रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लो। इनिशियल
स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में। धीरे धीरे आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी लिखने की, आप डायरेक्ट फॉर्मूले की वैल्यूज़ लिख लोगे। अभी स्टार्टिंग में आपसे बोला गया वर्किंग कैपिटल इज़ ₹6 लाख, करंट रेशो इज़ 2.5:1, हमें करंट लायबिलिटीज़ निकालनी है, करंट एसेट्स निकालनी है, क्विक रेशो निकालनी है, और हमें ये दिया हुआ है कि इन्वेंट्रीज ₹4 लाख है। ठीक है, ये हमें गिवन है। वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मीन्स 6 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हम कह सकते हैं करंट एसेट्स आर 6 लाख प्लस CL, ये एक चीज़ आ गई। ठीक है, करंट रेशो 2.5:1 का मतलब हो गया करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2.5/1। ठीक है, करंट एसेट्स की वैल्यू हमें दी है 6 लाख प्लस CL अपॉन CL इज इक्वल टू 2.5/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको 1/4 लिखो। 6 लाख प्लस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2.5। क्या कह रहे हो बेटा? 1/4 करके इजी हो जाएगा। कैसे भी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें अगर उससे इजी लगता है वो कर लो। करंट लायबिलिटीज 6 लाख। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेप बीच में छोड़ दिया, क्या छोड़ा मैंने? करंट लायबिलिटीज़ को उधर लेके गए, 2.5 करंट लायबिलिटीज़ माइनस 1 करंट लायबिलिटीज़ 1.5, और 1.5 को मैं इधर ले आई। ये हमारा मैथमेटिक्स का पेपर नहीं है कि हमें ईच एंड एवरी स्टेप शो ही करना है। आप जितने स्टेप्स इसके बीच में स्किप करके शॉर्टकट्स ले सकते हो ले लो, बट बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स में मत लेना कि आपने डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिखी और डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख दिया, उतने भी शॉर्टकट्स मत लेना। ठीक है, बीच में एक दो स्टेप्स आप इसमें स्किप कर सकते हो। तो हमारे पास अब जैसे ये आंसर आएगा ना, शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, तो करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितना हो गया? कितना हो गया? 4 लाख हो गया ना। ये आ गया जो आंसर, इसको बॉक्स में डाल दो। ठीक है, एग्जामिनर आपके इन स्टेप्स को बस एक निगाह देते हैं, और ये आंसर्स हमारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें मार्क्स देने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से करंट एसेट्स 6 लाख प्लस 4 लाख, तो यानी कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू ₹10 लाख। करंट लायबिलिटीज आ गई, करंट एसेट्स आ गए। अब क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, मतलब 10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख। क्विक रेशो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 6 लाख अपॉन 4 लाख, कितना हो गया? 1.5:1। ठीक है, समझ में आया? अब इसके बाद एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आती है, इंक्रीज डिक्रीज एंड नो चेंज इन रेशोज। मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन से हमारी जो रेशो है उसमें इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जैसे कि हमें बोला गया कि करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब करंट रेशो इज सपोज 3:1।
अगर हमने कोई भी ट्रांजैक्शन की तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से विल दिस रेशो इंक्रीज, डिक्रीज और देयर विल बी नो चेंज। उसके लिए हमें तरीका क्या लेना है, एक तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। मीन्स अगर किसी भी वैल्यू में न्यूमरेटर इंक्रीज होगा, अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो रेशो क्या होगी, अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होगा रेशो इंक्रीज होगी, अगर न्यूमरेटर डिक्रीज होगा तो रेशो डिक्रीज होगी। मीन्स देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। ऐसे ही अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, क्या, हाँ पॉजिटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव रिलेशन। और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं कि डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो क्या होगी, रेशो डिक्रीज होगी, और डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो रेशो इंक्रीज होगी। ये नेगेटिव रिलेशन है। यानी कि अगर हमें बोला गया कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट से क्या हो रहा है, करंट एसेट्स भी इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं। यहाँ पे ये वाला रिलेशन काम नहीं आएगा। जब भी कुछ ऐसा हो जहाँ दोनों पे इम्पैक्ट आ रहा हो तो वहाँ पे कभी तुक्के मत लगाओ, क्योंकि इस वैल्यू के चेंज होने से उस ट्रांजैक्शन से होने वाला इम्पैक्ट भी चेंज हो सकता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं 30,000 और 10,000। हम ये कह रहे हैं कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उससे हमारा दोनों तरफ इंक्रीज होगा, मतलब ऊपर भी 10,000 हो गया और नीचे भी 10,000 हो गया। तो 4/2, 2:1। तो रेशो क्या हुई, डिक्लाइन हुई ना, डिक्रीज हुई। पेमेंट मेड टू डेटर, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अब अगर डेटर्स से पेमेंट रिसीव हुई तो करंट एसेट्स ही इंक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट्स ही डिक्रीज हो रहे हैं, तो देयर विल बी नो चेंज इन रेशोज। तो आपका एक नंबर की ट्रांजैक्शन जैसे एमसीक्यूज में है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको वैसे आता है ये, तो 1 मार्क में हाफ मार्क इंक्रीज या डिक्रीज लिखने का है, तो पहली लाइन में लिखना इंक्रीज, डिक्रीज है, नो चेंज। दूसरी लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखना रीज़न। हमेशा इस तरह से आंसर करना, ये नहीं कि पूरा सेंटेंस लिख दे उसमें इंक्रीज ढूंढते रहो, डिक्रीज ढूंढते रहो, नहीं, प्रॉपर लिखो इंक्रीज, डिक्रीज, नो चेंज और नीचे उसका रीज़न, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आई ये बात, क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमें रेशोज़ के क्वेश्चंस करने हैं। एक हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जिनमें बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, एक ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें इक्वेशंस बना के करनी है, और तीसरी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं ये वाले जहाँ पे इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज है। आपको अगर एक बार करंट रेशो एंड क्विक रेशो, ये 2 रेशोज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती हैं तो आपके लिए आगे की रेशोज़ बहुत आसान है, क्योंकि ये 2 रेशोज़ पूरा बेस है चैप्टर का। ठीक है, आपको ये ट्रिक करनी आ गई तो आपके आगे के रेशोज़ भी ट्रिकी, फटाफट से ट्रिक हो जाएंगे। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया? चलो नोट डाउन कर लो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.